चलिए आज एक ऐसी कहानी को समझते हैं जो सुनने में तो दूर की लगती है पर उसका असर सीधा हमारी जेब पर पड़ रहा है। हम बात करेंगे जापान की और कैसे वहां का एक गहराता हुआ आर्थिक संकट पूरी दुनिया में पैसे के लेन देन का तरीका ही बदल सकता है। कुछ लोग तो इसे द ग्रेट रीसेट भी कह रहे हैं। कभी ये सोचा है कि अचानक से पेट्रोल इतना महंगा क्यों लगने लगता है, या फिर जो ईएमआई हर महीने कटती है उसका बोझ बढ़ता हुआ क्यों महसूस होता है? ऐसा लगता है मानो हमारी मेहनत की कमाई की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है। और हैरानी की बात यह है कि इन सारे सवालों का जवाब हमसे हजारों किलोमीटर दूर जापान में छिपा हुआ है। जी हां, जो कुछ वहां हो रहा है उसकी लहरें सीधा हम तक पहुंच रही हैं। तो चलिए इस कनेक्शन को थोड़ा खोल कर समझते हैं। तो हमारे पहले सेक्शन में हम सीधा मुद्दे की बात करेंगे। ये देखेंगे कि जापान की एक बड़ी समस्या असल में हम सब की जेब से जुड़ी हुई कैसे है। ये जो नंबर स्क्रीन पर है, 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। इतना पैसा जापान ने अमेरिका को उधार दे रखा है। अंदाजा लगाइए, ये रकम भारत की पूरी एक साल की जीडीपी का लगभग 1/3 है। और इसी वजह से जापान चीन को भी पीछे छोड़कर आज अमेरिका का सबसे बड़ा कर्जदाता है। अब ये जो कर्ज है ये बॉन्ड्स के रूप में दिया जाता है। देखिए, इसे आसान भाषा में समझते हैं। जब किसी सरकार को मान लीजिए सड़क या अस्पताल बनाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं तो वो बॉन्ड्स जारी करती है। मतलब वो एक तरह का आईओयू या वादा पत्र जारी करती है। निवेशक उसे खरीदते हैं और सरकार वादा करती है कि वो ये पैसा ब्याज के साथ लौटाएगी। और बॉन्ड्स की दुनिया का एक सुनहरा नियम है। इसे एक सीसॉ झूले की तरह समझिए। जब एक तरफ यानी बॉन्ड की कीमत बाजार में गिरती है तो दूसरी तरफ यानी उस पर मिलने वाला रिटर्न, जिसे यील्ड कहते हैं, वो ऊपर चला जाता है। कीमत और यील्ड ये दोनों हमेशा उल्टी दिशा में चलते हैं। ये नियम याद रखिएगा, आगे बहुत काम आने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि जापान इस स्थिति में आखिर पहुंचा कैसे। ये कहानी है जापान के एक बहुत लंबे, लगभग 30 साल के एक आर्थिक प्रयोग की। 80 के दशक में जापान की इकोनॉमी मानो रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही थी। आलम यह था कि टोक्यो के सिर्फ एक महल की जमीन की कीमत पूरे कैलिफोर्निया की जमीन से ज्यादा थी। लेकिन 1990 में यह बबल फूटा, और ऐसा फूटा कि जापान डिफ्लेशन में चला गया। मतलब चीजों की कीमतें बढ़ने की बजाय लगातार गिरने लगीं। अब सुनने में यह भले ही अच्छा लगे, पर यह किसी भी इकोनॉमी के लिए जहर जैसा है। इससे लड़ने के लिए जापान के सेंट्रल बैंक ने एक अनोखा कदम उठाया। लगभग 30 सालों तक ब्याज दरें जीरो पर रखीं। और जीरो ब्याज दरों का नतीजा क्या हुआ? सरकार ने बेतहाशा कर्ज लिया। आज जापान पर जो कर्ज है वो उसकी जीडीपी का 260% है। मतलब अगर कोई व्यक्ति साल में 1 लाख कमाता है तो उस पर 2,60,000 का कर्ज है। ये बहुत ही खतरनाक लेवल है। तो सवाल ये है कि इतने कर्ज में डूबे देश के बॉन्ड्स खरीदेगा कौन? जवाब था बैंक ऑफ जापान खुद। जी हाँ, उन्होंने लिटरली पैसे छापे और अपनी ही सरकार के बॉन्ड्स खरीद लिए। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कोई अपने क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने के लिए और पैसे छाप ले। इसी प्रक्रिया को कहते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग या क्यूई। अब जापान की इस घरेलू पॉलिसी ने अनजाने में एक ऐसी ग्लोबल मनी मेकिंग मशीन को जन्म दे दिया जिसने दुनिया भर के फाइनेंस की शक्ल ही बदल दी। इस खेल का नाम था येन कैरी ट्रेड, और इसकी रेसिपी बहुत सिंपल थी। स्टेप 1, जापान से लगभग मुफ्त में यानी 0% ब्याज पर येन उधार लो। स्टेप 2, उस येन को डॉलर में बदलो। स्टेप 3, उस डॉलर को अमेरिकी सरकारी बॉन्ड्स में लगा दो, जहां लगभग 4.5% का रिटर्न मिल रहा था। और बीच का ये जो 4.5% का अंतर है वो आपका मुफ्त का मुनाफा। और दशकों तक ये खेल चलता रहा। जापान से खरबों डॉलर का सस्ता पैसा निकलकर अमेरिका में इन्वेस्ट होता रहा। इसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिकी सरकार के बॉन्ड्स की डिमांड हमेशा बनी रही और अमेरिका को अपनी इकॉनमी चलाने के लिए बहुत ही सस्ते में कर्ज मिलता रहा। लेकिन हर खेल कभी न कभी तो खत्म होता है। 30 साल बाद जापान में वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। महंगाई लौट आई, और जब महंगाई आती है तो ये सस्ते पैसे का खेल रुक जाता है। तो अब क्या? अब हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच रहे हैं जहां इसे सिर्फ एक आर्थिक संकट कहना काफी नहीं है। ये मौजूदा सिस्टम की एक बुनियादी, एक ढांचागत विफलता है। और यहीं पे ये बात समझनी बहुत जरूरी है। जब कोई सिस्टम अंदर से ही टूट जाता है तो उसे पुराने औजारों से नहीं जोड़ा जा सकता। उसे पूरी तरह से रीसेट करना पड़ता है। मतलब खेल के नियम ही नए सिरे से लिखने पड़ते हैं।
और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा हो। इतिहास में पहले भी ऐसा हो चुका है। 1930 के दशक में गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ढह गया। 1971 में अमेरिका ने डॉलर का सोने से रिश्ता तोड़ दिया। ऐसा लगता है कि हर 50 से 80 साल में दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम खुद को रीसेट करता है, और हम शायद अगले रीसेट की दहलीज पर ही खड़े हैं। और इस वैश्विक उथल-पुथल का हम पर असर कैसे पड़ता है? सीधा और साफ। जब डॉलर मजबूत होता है तो रुपया कमजोर होता है। इससे पेट्रोल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है। आरबीआई पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव आता है, जिससे हमारी ईएमआई महंगी हो जाती है। और अगर अमेरिका में मंदी आती है तो हमारे आईटी सेक्टर पर नौकरियों का संकट आ सकता है। तो इस टूटे हुए सिस्टम का हल क्या है? यहीं से कहानी एक बिल्कुल नए और शायद थोड़े चौंकाने वाले मोड़ पर आती है, जिसका नाम है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या सीबीडीसी। सबसे पहले एक चीज साफ कर लेते हैं। सीबीडीसी का बिटकॉइन या किसी और क्रिप्टो से कोई लेना देना नहीं है। क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब उस पर किसी एक का कंट्रोल नहीं है। वहीं सीबीडीसी पूरी तरह से देश के सेंट्रल बैंक यानी सरकार द्वारा कंट्रोल की जाएगी। ये हमारे रुपए या डॉलर का ही एक डिजिटल रूप होगा। और ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं है। सीबीडीसी सरकारों के हाथ में एक बहुत शक्तिशाली टूल होगा। हाँ, इससे लेन देन तेज और सस्ता हो सकता है, लेकिन साथ ही सरकार सीधे लोगों के डिजिटल वॉलेट में पैसा डाल सकती है, उस पैसे पर एक्सपायरी डेट लगा सकती है और ये भी तय कर सकती है कि वो पैसा कहाँ खर्च होगा और कहाँ नहीं। मतलब हर एक ट्रांजैक्शन पर सरकार की पूरी नजर होगी। और यहीं से शुरू होती है असली जंग। एक ऐसी जंग जो मिसाइलों से नहीं बल्कि कोड और करेंसी से लड़ी जाएगी। ये एक नई वैश्विक शक्ति की लड़ाई है। जिस भी देश की डिजिटल करेंसी दुनिया का नया स्टैंडर्ड बनेगी, उसे वही ताकत मिलेगी जो पिछले 50 सालों से डॉलर की वजह से अमेरिका को मिली है। जापान का यह संकट उस पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में आई पहली बड़ी दरार है जिसके अंदर हम सब जी रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब यह पुराना सिस्टम पूरी तरह चरमरा जाएगा तो इसकी जगह क्या लेगा और उस नई दुनिया के नियम कौन लिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले कुछ ही सालों में हमारी दुनिया की शक्ल तय करेगा।